गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान के अंदर आज हम छठा पाठ शुरू कर रहे थे, उसमें एक वीडियो हमारा हो चुका है। आज इसी पाठ के दूसरे भाग में आगे चलते हैं। आज हमारे पास हैं जटिल स्थायी उत्तक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सरल स्थायी उत्तक की बात की थी। आज हमारे पास सवाल भी हैं, जटिल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, उसे संवहन उत्तक क्यों कहते हैं, वो भी देखेंगे। जटिल स्थायी उत्तक की बात करते हैं तो जटिल स्थायी उत्तक हमारे पास यहाँ पर हैं। यहाँ से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इसी प्रकार के स्थायी उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। साधारण स्थायी उत्तक की बातें हो गई थी पिछले वीडियो में, उसको अभी नहीं देखना है। तो फिर से यह देखते हैं कि एक से अधिक प्रकार, यहाँ पर देखते हैं कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसी स्थायी उत्तक को हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये दोनों इसी प्रकार के जटिल उत्तकों के उदाहरण हैं। और जटिल स्थायी उत्तक को संवहन उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। यह संवहन उत्तक क्यों कहते हैं उसकी चर्चा हो गई। आगे चलते हैं। नया सवाल हमारे पास है, जाइलम उत्तक का चित्र बनाकर उसकी रचना और कार्य, फ्लोएम का भी चित्र बनाकर उसकी रचना और कार्य। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, हमारे पास ये जाइलम उत्तक का चित्र है और ये फ्लोएम का चित्र है। दोनों चित्र आप लोगों को नोटबुक में बनाने हैं। तो जाइलम की बात करते हैं हम लोग। जाइलम के अंदर चार चीज़ें आई होती हैं। एक तो पहली है वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरी है जाइलम पैरेंकाइमा और चौथी है जाइलम फाइबर। तो ये चार चीज़ों से मिलकर ये जाइलम बना होता है। यहाँ पर हमें तीन चित्र तो दिए गए हैं, ट्रैकिड, वाहिका और जाइलम पैरेंकाइमा, तीन चित्र दिए गए हैं। तो फिर से ज़रा सा देखते हैं कि जाइलम जो है वह ट्रैकिड यानी वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेंकाइमा और चौथा है जाइलम फाइबर, रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती हैं और इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड और वाहिका की संरचना नलिकाकार होती है, नली जैसी रचना बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं नलियों के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर की तरफ संवहन होता है। पैरेंकाइमा भोजन का संग्रह करता है और बाकी रहा जाइलम फाइबर, जिसका कार्य है सहारा देने का। अब फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम जो हैं वह चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेंकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है, यानी 5 प्रकार के अवयवों से, जबकि जाइलम जो था वो 4 प्रकार के अवयवों से बना हुआ था।
दूसरा कि चालिनी नलिका जो है वह छिद्रित होती है। छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती हैं। चित्र में दिखा देते हैं छिद्रित, तो आप लोग देखेंगे ये छिद्र आप लोगों को दिखाई देंगे चित्र में, शायद पीछे के पेज पर होंगे, नहीं है, छिद्र वाला चित्र इसमें नहीं है। तो एक चित्र कम दिया गया है छिद्र वाला। तो चालिनी नलिका छिद्रित होती हैं और नलिकाकार कोशिका होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन को पहुंचाने का कार्य, इसमें फ्लोएम के रेशों को छोड़कर सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि रेशे जो है वह मृत होते हैं। आगे चलते हैं, फ्लोएम की बात ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सवाल हैं, 17वां नंबर का सवाल है एपिथेलियमी ऊतक, उसकी विशेषताएं, स्थान और कार्य। एपिथेलियमी ऊतक, आप लोगों का जो ये पेज है उसके इस चित्र के बाजू में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एपिथेलियमी ऊतक दिखाई देगा। एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहेंगे? एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। शरीर के अंदर बहुत से अंगों को ढकने का कार्य करते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का कार्य निर्माण भी करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक कहाँ पर होता है, उसका स्थान आ गया। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण भी करती हैं। वो बाद में सवाल में आएगा। हमें एपिथेलियमी के लिए जो लिखना था वो इतना यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हमारा नया सवाल शुरू होगा। वो सवाल है हमारे पास सल्की एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा है टिप्पणी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक और घनाकार एपिथेलियम। तो सल्की एपिथेलियमी ऊतक की बात शुरू करते हैं। सल्की तो अभी बहुत देर है, ये सवाल अभी चल रहा है। अभी एपिथेलियमी ऊतक का ही सवाल है हमारे पास। यहाँ तक हमें एपिथेलियमी ऊतक देख रहे थे, बहुत बड़ी टुकनोंद टिप्पणी है। तो एपिथेलियमी ऊतक जो है आगे चलते हैं उसके लिए। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण भी करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य रूप से सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती हैं। यहाँ तक हमारे पास ये आंसर है एपिथेलियमी ऊतक का। अब हम नया सवाल लेते हैं, यानी टिप्पणी 3 टिप्पणियाँ हैं सल्की, स्तंभाकार और घनाकार एपिथेलियम। शुरू करते हैं सल्की एपिथेलियम की बात शुरू करते हैं। तो सल्की एपिथेलियम, उसका चित्र मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सल्की एपिथेलियम का ये चित्र है। सल्की यानी घर में जो नीचे टाइल्स लगाई गई होती हैं उसके जैसा ये चित्र है। सल्क
ये आप लोगों को ये इसी प्रकार की ये कोशिकाएं दिखाई देगी। अंदर नीचे से एक परत होती है उसकी। तो सल्की एपिथेलियम ऊतक की बात शुरू करते हैं। तो सल्की एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें रक्त नलिका का स्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह चपटी एपिथेलियमी कोशिकाएं रक्त नलिका के स्तर में या कूपिका में दिखाई देती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षणात्मक कवच तथा त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। देखिए यहाँ पे परतों में व्यवस्थित होती हैं, इसीलिए यह सल्की एपिथेलियम जो है उसका एक और नाम है स्तरित सल्की एपिथेलियम। इसका एक और नाम या तो एक प्रकार बताया जाता है। त्वचा की कोशिकाएं जो होती हैं उसको बचाने के लिए कई परत होती है हमारी त्वचा में, इसलिए हमारी त्वचा में जो सल्की एपिथेलियम है वह किस प्रकार के हैं, तो स्तरित सल्की एपिथेलियम। आगे चलते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम की तरफ, जहां अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे कि आंत के भीतरी अस्तर में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। लंबी शब्द याद रखिए, लंबी यानी खंभे जैसे। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को स्तंभाकार दिखा रहा हूँ चित्र में। ये ऐसी लंबी कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की ये जो लंबी कोशिकाएं जो हैं एक प्रकार से ये स्तंभ का निर्माण करती हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। तो स्तंभाकार एपिथेलियमी में शब्द हमने देखा था लंबी कोशिकाएं, इसीलिए इसे स्तंभाकार एपिथेलियमी कहते हैं। एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। यह कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारी श्वास नली में। श्वास नली में जो स्तंभाकार एपिथेलियमी है उसमें पक्षाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं और यह पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्म को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। श्लेष्म यानी श्वास नली में आया हुआ एक चिकना सा पदार्थ, इसे आगे बढ़ाने में स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। इसीलिए इसी प्रकार की स्तंभाकार एपिथेलियम को हम एक और प्रकार कहेंगे पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। आगे चलते हैं घनाकार की तरफ। तीसरी टिप्पणी है हमारे पास घनाकार। आप लोग देखिए, ये स्तंभाकार हैं, ये घनाकार हैं। इसमें आप लोगों को इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान दिखाई देगी। ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, तीनों समान दिखाई देंगे। ये घनाकार हो गया। घनाकार एपिथेलियम ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। इसका कार्य है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ये ऊतक खास रूप से प्रायः कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं। ठीक है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है
और बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। इसका इसीलिए एक और प्रकार है ग्रंथिल एपिथीलियम उत्तक। तीनों प्रकार के अलग अलग नाम भी हो गए। आगे हम चलते हैं। 21 के बाद हमारा सवाल है 22 नंबर का सवाल। नीचे लिखा हुआ है, हमारे पास टिप्पणियाँ हैं। टिप्पणियों के पहले एक सवाल हमारा आधात्री वाला संयोजी उत्तक का सवाल था। हाँ, ये रहा 21 नंबर का सवाल, संयोजी उत्तक और उसकी विशेषताएं और आंतरकोशीय आधात्री और उसके प्रकार। संयोजी उत्तक की बात करते हैं तो रक्त जो है वह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो संयोजी रक्त की जो संयोजी उत्तक है रक्त, उसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और आंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। और हमें ये सब नहीं लिखना है, ये सब निकाल देना है आप लोगों को, ये काट देना है। यह आधात्री जैली की तरह सरल, सघन तथा कठोर हो सकती हैं। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। यह आधात्री की बात हो गई। आगे चलते हैं। सवाल में थोड़ा फिर से याद कर लेते हैं। अंतरकोशिकीय आधात्री की बात हो गई, विशेषताएं हो गई। प्रकार जो हैं उसके 6 प्रकार हैं। संयोजी उत्तक के 6 प्रकार हैं। उन सभी 6 प्रकार की 6 टिप्पणियां हैं हमारे पास सवाल नंबर 22 में। यह सभी 6 प्रकार की 6 टिप्पणियां हैं। ये सभी 6 टिप्पणियों का अभ्यास करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास है रुधिर के बारे में। तो रुधिर की बात करते हैं। रुधिर अथवा तो रक्त, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अभी अभी आप लोगों ने कोरोना के समय में प्लाज्मा शब्द बहुत सुना होगा। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए, रक्त क्या करता है तो गैस, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो यह रक्त का कार्य हो गया, संवहन करना। आगे की टिप्पणी की ओर चलते हैं। रुधिर के बाद टिप्पणी हमारे पास आती है अस्थि। रुधिर के बाद अस्थि, यहाँ पर है अस्थि। अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण करती हैं और शरीर को आकार प्रदान करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और मुख्य अंगों को भी सहारा देती हैं। आकार और सहारा देने का कार्य। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि यानी हमारी हड्डियाँ जो हैं उसकी बात है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं और यह कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, हमें याद रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। आगे की हमारी टिप्पणी है अस्थि बंधान तंतु। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक अस्थि बंधान तंतु से जुड़ी होती हैं। यह उत्तक बहुत लचीला होता है और मजबूत भी होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती हैं और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम है अस्थि बंधान तंतु। और अन्य एक प्रकार का संयोजी उत्तक है हमारे पास कंडरा। इसी के अंदर लिखना है हमें कंडरा के बारे में। इस कंडरा का काम क्या है तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। आगे की टिप्पणी देखते हैं उपास्थि।
उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को और चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं। उपास्थि, हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते। यहाँ तक हमारे पास उपास्थि की बात आ गई। आगे की टिप्पणी है एरियोलर संयोजी उत्तक। यह हमें कहाँ पे दिखाई देगा तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में दिखाई देगा। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। ये सब एरियोलर का काम है। ये आखिरी हमारी टिप्पणी है वसामय उत्तक। तो वसा का संग्रह करने वाला यह उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं और वसा को संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो हमारे पास ये 22वां सवाल था। इसकी 6 टिप्पणियाँ हो गई। रुधिर, अस्थि, अस्थि बंधन तंतु, उपास्थि, एरियोलर उत्तक और वसामय उत्तक। अब हम 23, 24 और 25 नंबर की बात करते हैं। पेशीय उत्तक के प्रकार और विशेषताएं। पेशीय उत्तक के प्रकार और उस विशेषताओं की बात करते हैं। पेशीय उत्तक, तो यह पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती हैं जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके कारण संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। यह बात हो गई पेशीय उत्तक की। आगे चलते हैं। पेशीय उत्तक में 2 प्रकार हैं, रेखित स्नायु पेशी और अरेखित स्नायु पेशी। इन दोनों सवालों का अभ्यास करेंगे अभी एक साथ। तो रेखित स्नायु पेशी की बात करते हैं, यहाँ पर है। तो हमारे शरीर में कुछ पेशियों की हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में जो पेशियाँ होती हैं उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इसीलिए ऐसी पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। इसलिए इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं में या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसीलिए इसका नाम हो गया है रेखित पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं और बहुनाभीय होती हैं। देखते हैं उसका चित्र, देखते हैं रेखित स्नायु पेशी का चित्र। रेखित स्नायु पेशी यहाँ पर हमारे पास चित्र हैं। यहाँ पर आप लोग धारियाँ यानी रेखाएं देख सकते हैं। ऐसी कुछ रेखाएं आप लोगों को दिखाई देगी। इसी की वजह से यह ऐच्छिक स्नायु पेशी इसका नाम हो गया रेखित स्नायु पेशी। आगे चलते हैं। अरेखित स्नायु पेशी का सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल नंबर है 25। अरेखित स्नायु पेशी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अरेखित स्नायु पेशी, तो आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार
एवं संकुचन जैसी गतियाँ ऐच्छिक नहीं होती। भोजन का प्रवाह, उसका पाचन, रक्त नलिका में रक्त का प्रसार, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इसे हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, यानी हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। तो यह चिकनी पेशियाँ, इसीलिए ऐसी चिकनी पेशियों को हम अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और ऐसी चिकनी पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं अनैच्छिक पेशियाँ। ये हमें कहाँ दिखाई देगी? तो हमारी आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में यह पेशियाँ पाई जाती हैं। यह कोशिकाएं लंबी और इसका आखिरी सिरा नुकीला होता है। याद रखिए, नुकीला, अभी मैं चित्र में दिखाऊंगा। ये एक केंद्रकीय होती है, उसका एक केंद्रक भी दिखाऊंगा। और इसे आरेखित पेशी भी कहा जाता है। सवाल में मैंने रेखित अरेखित लिखा है और ये आरेखित, दोनों एक ही हुआ। इसे आरेखित पेशी कहा जाता है। तो ये नुकीला जो है, मैं चित्र में दिखा देता हूँ। नुकीला है, चित्र पीछे अंत में दिए गए। हाँ, ये रहा चित्र। ये अनैच्छिक पेशियाँ जो हैं उसकी कोशिकाएं ऐसी नुकीली होती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं नुकीली कोशिकाएं होती हैं और इसमें केंद्रक, एक ही केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार का एक ही, और ऐसे नुकीली ये इसकी कोशिकाएं नुकीली होती हैं। ये आरेखित कोशिकाओं की पेशी की बात हो गई। अब हमारे पास है सवाल 26वां सवाल, कार्डिक पेशी समझाना। कार्डिक, हमारे हृदय में आई हुई कार्डिक पेशी। तो हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को हम कार्डिक या हृदय पेशी कहते हैं। हृदय पेशी, इस हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हो वो बेलनाकार होती हैं, शाखाओं वाली होती हैं और एक केंद्रकीय होती हैं। इतना ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास है आखिरी सवाल है 27 नंबर का, तंत्रिका उत्तक का स्थान, उसकी कोशिका की रचना और उसके कार्य। तो तंत्रिका उत्तक की बात करते हैं। तंत्रिका उत्तक, यह आखिरी सवाल है हमारे इस पाठ का। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस उत्तेजना को पहुंचा देती हैं। तंत्रिका कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? तो हमारे मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का चित्र हमारे पास दिया गया है। चित्र में देखते हैं, यह तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है। इस पूरे चित्र को हम न्यूरॉन कहेंगे। इसमें आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है उसे तंत्रिकाक्ष कहेंगे और ये जो छोटी छोटी शाखाएं दिखाई दे रही हैं उसे डेंड्रॉइड कहेंगे। ये दो शब्द याद रखने हैं, डेंड्रॉइड और तंत्रिकाक्ष। इसका काम आने वाला है आगे सवाल में। तो न्यूरॉन की बातें करते थे। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इसमें से लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं और प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, एक्सॉन यहाँ पे शब्द लिखा है और चित्र में देखिए तंत्रिकाक्ष शब्द लिखा है। ये तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। आगे चलते हैं। तथा जो छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं उसे डेंड्रॉइड्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 1 मीटर, सबसे बड़ी कोशिका हमारे मनुष्य के शरीर में होती है, प्राणियों के शरीर में होती है, वह है तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं।
तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा के अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता प्रदान करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन सभी जीवों में मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमारा पाठ ख़त्म होता है। आज हमने 27 नंबर तक सवाल दे दिए थे आप लोगों को, यानी 14 सवाल के जवाब लिखने हैं आप लोगों को आज। उसमें भी कुछ टिप्पणियाँ हैं तो कुछ सवाल बढ़ जाएंगे। लिखते रहिए, याद रखते रहिए। और एक बात खास याद रखिए कि जो आप लोगों को YouTube पर जो लिंक भेजी जाती हैं उसी लिंक को ठीक से ओपन करेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा YouTube के ऊपर। उस चैनल में नीचे सब्सक्राइब का लिखा होता है लाल कलर से, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके राइट साइड पे आप लोग देखेंगे बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाएंगे और आप लोग उसी दिन अभ्यास भी कर पाएंगे। तो याद रखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, यानी हमारी मतलब सभी शिक्षकों की, आप लोगों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की YouTube चैनल होती हैं जिस पर वीडियो रखे जाते हैं। उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। राइट तरफ आप लोग देखेंगे बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो उसी दिन तुरंत जैसे ही यहाँ से अपलोड होती हैं उसी दूसरी सेकंड पे वीडियो आप लोगों के मोबाइल में मिल जाएगी। आप लोग अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। आगे हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तो दूसरा पाठ आप लोग पढ़ के तैयार रखिए। ठीक है, धन्यवाद।